नमस्कार। हमारी इस डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम उन अदृश्य नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो इस दुनिया को चलाते हैं। मतलब वो दुनिया जिसमें हम हर पल जी रहे हैं, काम कर रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ भी रहे हैं। हम सब ने ये किया है ना? एक क्लिक पर खाना ऑर्डर और दूसरे ही पल यूपीआई से पेमेंट। ये इतना आसान लगता है जैसे कोई जादू हो, पर असल में ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति है। तो सवाल ये उठता है कि इस तकनीक ने हमारे समाज को एकदम जड़ से कैसे बदल दिया है? आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम डिजिटल क्रांति की शुरुआत से कहानी शुरू करेंगे, फिर आज के इस नेटवर्क वाले समाज की परतों को खोलेंगे। इसके बाद हम इसके खतरों पर भी नजर डालेंगे और अंत में देखेंगे कि इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में हम सब क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, आज के समाज को समझने के लिए हमें पहले उस नींव को समझना होगा जिस पर यह सब कुछ खड़ा है, और वो नींव है डिजिटल क्रांति। जरा पुराने जमाने को याद कीजिए। टीवी या रेडियो, जहां खबरें या मनोरंजन सिर्फ एक तरफ से आता था और हम सिर्फ सुन या देख सकते थे। अब इस स्लाइड को देखिए। पुराने और नए मीडिया में जमीन आसमान का फर्क है। कम्युनिकेशन अब एक तरफा नहीं बल्कि इंटरैक्टिव है, मतलब दो तरफा। अब हमें किसी शो के लिए रात 9 बजे का इंतजार नहीं करना पड़ता, सब कुछ ऑन डिमांड है। और सबसे बड़ा बदलाव वो है एनालॉग से डिजिटल का सफर। निकोलस नेग्रोपोंटे ने इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि सबसे गहरा बदलाव है एटम से बिट्स की तरफ जाना। मतलब भौतिक चीजों जैसे कागज की किताब से हटकर डिजिटल जानकारी जैसे एक ई बुक की तरफ बढ़ना। सच पूछिए तो यही डिजिटल क्रांति का असली मतलब है। तो इस क्रांति ने ना 3 तरह के नए समाजों को जन्म दिया। इन्हें आसानी से समझने के लिए चलिए कहानी की तरह सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पारंपरिक भारतीय मोहल्ला है जो धीरे धीरे एक स्मार्ट सिटी में बदल रहा है। सबसे पहले आता है सूचना समाज। यहाँ सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन ही सबसे कीमती चीज बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक जमाने में जमीन या सोना हुआ करता था। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति, सब कुछ सूचना के लेन देन पर ही चलने लगता है। अब हमारे मोहल्ले वाली कहानी पर वापस आते हैं। सोचिए कि उस मोहल्ले में एक डिजिटल नोटिस बोर्ड लग गया है, जहां हर जरूरी जानकारी 1 सेकंड में सबके पास पहुंच जाती है। बस यही है सूचना समाज। तो अगर सूचना हर जगह मौजूद है, तो फिर ज्ञान समाज इससे अलग कैसे हुआ? ज्ञान समाज दरअसल इससे एक कदम आगे है। यहाँ सिर्फ सूचना का होना काफी नहीं है, बल्कि उस सूचना का इस्तेमाल करके इंसान का विकास कैसे हो, उसे ताकत कैसे मिले, ये जरूरी है। ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं, बल्कि समझकर उसे लागू करने के बारे में है। हमारे मोहल्ले में अब क्या हो रहा है? लोग उस डिजिटल नोटिस बोर्ड की जानकारी का इस्तेमाल करके नए नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं, खेती के तरीके सुधार रहे हैं और अपनी जिंदगी के लिए बेहतर फैसले ले रहे हैं। यही है ज्ञान समाज का एक जीता जागता उदाहरण। तो अब सवाल ये है कि एक नेटवर्क समाज इस पूरे ढांचे को कैसे बदल देता है? और फिर आता है नेटवर्क समाज। इस आइडिया को मैनुअल कैस्टेल्स ने दुनिया के सामने रखा। उनका कहना था कि हमारे समाज की नई बुनियाद अब ईंट पत्थर नहीं, बल्कि डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। यही नेटवर्क हमारी सामाजिक बनावट का केंद्र बन गए हैं, जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ते हैं। तो अब हमारा मोहल्ला सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं है, वो एक हाई स्पीड नेटवर्क के जरिए दुनिया के हर दूसरे मोहल्ले से जुड़ गया है। इससे वहाँ का व्यापार, संस्कृति और लोगों के रिश्ते सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ ग्लोबल हो गया है। तो इन तीनों समाजों में सबसे मुख्य अंतर क्या है? तो संक्षेप में कहें तो मामला कुछ ऐसा है। सूचना समाज का फोकस है सूचना पर, जैसे कि एक डिजिटल नोटिस बोर्ड। ज्ञान समाज का फोकस है उस सूचना को इस्तेमाल करने पर, और नेटवर्क समाज का फोकस उस नेटवर्क पर है जो दुनिया के सारे नोटिस बोर्ड्स को आपस में जोड़ देता है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इस डिजिटल क्रांति की सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं हैं, इसके कुछ बहुत गंभीर खतरे भी हैं, जैसे कि डिजिटल दरार और हर पल की निगरानी। डिजिटल दरार का सीधा सा मतलब है एक खाई, उन लोगों के बीच जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उन लोगों के बीच जिनके पास नहीं है। हमारे मोहल्ले वाली कहानी में सोचिए, कुछ घरों में तो हाई स्पीड इंटरनेट है,
पर कुछ में बिल्कुल नहीं। तो जो लोग पीछे रह गए वो असल में मौकों से भी पीछे रह जाते हैं। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये चार्ट भारत की असली तस्वीर दिखाता है। शहरी और ग्रामीण भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या में एक बहुत बड़ा अंतर साफ साफ दिखता है। ये सोचने वाली बात है कि ये दरार बराबर मौकों के अधिकार को कैसे प्रभावित कर सकती है। दूसरा बड़ा खतरा है निगरानी समाज का, मतलब एक ऐसा समाज जहां टेक्नोलॉजी के जरिए हर एक इंसान की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाती है। हमारे मोहल्ले में मान लीजिए सुरक्षा के नाम पर हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं जो हर किसी की हर एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन भी चुका है। सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, आधार का बायोमेट्रिक सिस्टम, हमारी ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री और हमारे डिजिटल पेमेंट्स के रिकॉर्ड, ये सब निगरानी के ही तो उदाहरण हैं। तो सवाल ये उठता है कि सुरक्षा और निजता यानी प्राइवेसी के बीच हम आखिर लाइन कहाँ खींचें। अब बात करते हैं उन महान विचारकों की जिन्होंने हमें इस नई डिजिटल दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क दिया। हम इन्हें इस डिजिटल युग के आर्किटेक्ट्स भी कह सकते हैं। ये 4 नाम बहुत जरूरी हैं। मैकाल्प, जिन्होंने ज्ञान अर्थव्यवस्था की बात की, बेल, जिन्होंने औद्योगिक बाद के समाज का सिद्धांत दिया, निग्रोपोंटे, जिन्होंने एटम से बिट्स का वो क्रांतिकारी विचार दिया, और कैस्टल्स, जिन्होंने नेटवर्क समाज की थ्योरी दी। इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है MBNC, यानी मेरा भारत नेटवर्क सिटी। इन सभी सिद्धांतों को समझने के बाद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, भविष्य के टेक्नोलॉजी बनाने वालों की आखिर भूमिका क्या है। ये थियरी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये असल जिंदगी में काम आने वाली हैं। भविष्य को एक बेहतर आकार देने के लिए 3 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, ऐसी तकनीक बनाई जाए जो समावेशी हो, जो डिजिटल दरार को पाटने का काम करे। दूसरा, ऐसे सिस्टम डिजाइन हों जो लोगों को सिर्फ सूचना ना दें बल्कि उस जानकारी को इस्तेमाल करने की ताकत भी दें। और तीसरा और सबसे जरूरी, नैतिकता को हमेशा सबसे ऊपर रखा जाए। ऐसी तकनीक बने जो लोगों की प्राइवेसी और उनके भरोसे का सम्मान। अंत में सारी बात इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है, जब टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी का निर्माण होगा तो क्या वो लोगों को सशक्त बनाने के औजार होंगे या उन पर नियंत्रण करने के। आज हमने जो कुछ भी सीखा, सूचना, ज्ञान और नेटवर्क समाज से लेकर डिजिटल दरार और निगरानी तक, ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है। ये वो औजार हैं जो भारत की डिजिटल भविष्य को समझने और उसे सही दिशा देने में मदद करेंगे। शक्ति भविष्य के निर्माताओं के हाथों में है, एक ऐसा भविष्य बनाने की जो सिर्फ कनेक्टेड ना हो बल्कि न्यायपूर्ण हो, समावेशी हो और सच में सबको सशक्त बनाए। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।